सब्सिडियों का चैप्टर, कृषि सब्सिडियों का हमने शुरू किया था कल। तो सब्सिडी किसको कहते हैं, आप बताइए। एक तरफा जो वर्ड होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैठे बैठे बता देगा कोई दिक्कत। एक तरफा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भूल गए? ऐसे नहीं करो। यूनिलेटरल, यूनिलेटरल कहते हैं। एक होता है बाईलेटरल, एक होता है यूनिलेटरल, एक होता है मल्टीलेटरल, एक होता है प्लूरीलेटरल। ये जितने शब्द मैंने बोले वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होते हैं समझौतों के टाइम पे। थोड़ा ये वर्ड्स मैंने आपको क्या कहा कि इंग्लिश पे आपको ज़्यादा फोकस करना है अगर यूपीएससी को वाकई में करने के इरादे से आए हो। एक तो होता है कि टॉइंग विद द आइडिया, मतलब आप विचार के साथ खेलते हो। तो टॉइंग विद द आइडिया से नहीं होगा ना, आपको कॉन्क्रीट होना पड़ेगा। जिससे आप 8 बजे आते हो तो एक संकल्प होता है, तभी तो 8 बजे आप आते हो। हमें तो अमित जी रोक देते हैं कि सर रुक जाइए, अभी बच्चे ही नहीं आ रहे, आए हैं। तो पहले तो मैं डिसिप्लिन में आता हूँ, फिर आपको कहता हूँ। राइट, तो राइट एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। और शूज वूज पहन के आओ आप, मतलब स्लीपर्स वगैरह ये आपको टाइटनेस नहीं देते हैं। मतलब गर्ल्स की मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो बॉयज़ हैं मतलब उसको अभ्यास में डालो अभी से कि हमें, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो सारे स्कूल में बच्चे चप्पल पहन के चले जाएंगे। फिर आपने छोटे छोटे बालक जो होते हैं तो उनका एक ड्रेस कोड है ना, उनको क्यों हम बच्चों को परेशान कर रहे हैं कि वो तो स्लीपर में भी भेज सकते हैं उनको। लेकिन सारे स्कूल बॉयज किड्स उसमें शूज में जाते हैं। प्रॉपर एक ड्रेसिंग सेंस होता है, वो आपको करोगे तो मन में क्या होता है कि एक माहौल बनता है। ये सब चीज़ें उस वातावरण के लिए है कि हम क्लास में जा रहे हैं तो क्लास का क्या तरीका होता है। राइट, तो थोड़े से मतलब औपचारिक ड्रेसअप जो होता है उसमें शूज एटलीस्ट आप पहन के आओ, ताकि एक टाइटनेस अलर्टनेस ज़्यादा रहती है। तो धीरे धीरे मतलब समग्र टाइप की चीज़ें अगर रहेगी आपके साथ तो आपका डेवलपमेंट होगा। मैं तो आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ कि भाई, जो मेरा तो पढ़ाने की जो है वो एक फीस है, वो हम लोग लेते हैं आप लोगों से, बाकी तो मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। तो आपको जो बता रहा हूँ वो पुनः इसके पीछे कोई कॉमर्स है। कॉमर्स आज दिन तक तो हमने कभी इस तरह से किया ही नहीं। कई टॉपर्स वगैरह मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने कभी किसी का फोटो खींच के कभी विज्ञापन देखा मेरा कितना है मार्केट में? मतलब एक बत्रा के आगे 2 बोर्ड्स हैं, बाकी कोई विज्ञापन नहीं कि अखबार में कहीं कुछ। बस हमारे पैम्पलेट्स ये वो करते हैं, बस इससे ज़्यादा हम कुछ ध्यान नहीं देते। दृष्टि में मैं वर्धमान प्लाजा में पढ़ाता हूँ, वहाँ पर मेरा एक भी बोर्ड नहीं है। वहाँ पे हमारे विप्लव सर का है, वहाँ मेरा नहीं है। और हमारे हिस्ट्री वाले सर का है, मेरा नहीं है। जब मैं मालिक हूँ यहाँ का। मैं एथिकल चलता हूँ। जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ की किसी भी प्रांगण में उसके आसपास मेरा कोई बोर्ड नहीं होना चाहिए। मैंने एक बार लगा दिया था, इनको मना कर दिया। मेरे को कोई रोका हुआ नहीं है किसी ने, लेकिन मैंने कहा मेरा बोर्ड वहाँ नहीं होना चाहिए। हम कम बच्चों को पढ़ा लेंगे, लेकिन जहाँ मैं पढ़ाता हूँ उसके आसपास किसी को भी ये पता नहीं लगना चाहिए, या हमारी साइड से ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो हम यहाँ पढ़ा के निकल रहे हैं और यहीं पर हमारा बोर्ड भी है। थोड़े तरीके होते हैं लाइफ को जीने के, वो तरीकों से ही जिंदगी जीवन का निर्माण होगा। अब कार्ड आपका चेक करते हैं, यहाँ पे कई बच्चे हैं जो उनको बार बार कहते हैं लेकिन वो कान में तेल डाल के सो जाते हैं। वो परवाह नहीं करते कि सामने आदमी खड़ा तो उसको समझते हैं कि ये कोई 4th क्लास होगा। मैं भी खड़ा हो सकता हूँ किसी दिन वहां पर, ये आप छोड़ दीजिए। भूमिकाएं बदलती रहती है। रामेश्वर को यहाँ खड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फल भी बेच सकता हूँ, मैं चाय की दुकान भी खोल सकता हूँ, ये कोई गलत काम थोड़ी है। तो आप सामने वाले को कद्र करो कि जो आदमी खड़ा है
आप प्रशासन में जाने वाले हो तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रशासन क्या होता है। ये जो आप मतलब स्वार्थी दृष्टिकोण अपनाते हो, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा। मैं सुबह सुबह बोल रहा हूँ ये बात, मैं बहुत सही बात कह रहा हूँ। आप दूसरों के लिए जीना सीखो। सिर्फ एक स्वार्थ के अंदर घूमते रहते हो, जिसकी वजह से हमारे विचारों का विस्तार भी नहीं हो पाता है। जब आप किसी और के लिए सोचोगे तो विचार बढ़ेंगे, आप तो अपने लिए सोचते हो। ये स्वांत सुखाय वाली प्रवृत्ति से बाहर निकलो आप। मैंने पर्सनल लाइफ में ये फील किया है कि जब आप दूसरों के लिए करते हो या सोचते हो तो ही आपका विकास होता है। अपने लिए सोचने से आपका विकास नहीं होता है। तो उनको रेस्पेक्ट करो। एक बार कह दिया आपको कि मतलब कार्ड दिखाना है, एक दिन भूल गए, फिर दूसरे दिन भी वही कर रहे हो, सामने वाले को कुछ तू तड़ाके से बात कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं होता है। फिर कह रहे हो आप कार्ड ही अपने पास रख लो, मतलब सबके कार्ड अपने पास रखेगा। इतना अहंकार रख के आप पढ़ाई करते हो। तो विनम्रता से विद्या आती है। हाँ, हमने पढ़ा था कि विद्या ददाति विनयम, लेकिन मेरे को ये भी लगता है कि विनय ददाति विद्या। विनय से विद्या आती है। जब यहाँ आते हो, मेरे ऐसे स्टूडेंट भी रहे जो यहाँ ऐसे करके फिर इसके अंदर क्लास में प्रवेश करते थे। और मैंने 6:30 बजे का कल एक बैच खत्म किया। आप लिटरली यूपीएससी के इस कॉमर्शियल फील्ड में एक एक बच्चा रोएगा, गला फाड़ फाड़ के रोएगा। ये हुआ मेरे साथ कल। मैंने उनको पहले कह दिया कि दिस इज माय लास्ट क्लास, आप मेरे को इमोशनल नहीं बनाएंगे, मैं खत्म करूंगा और जाऊंगा। किसी को स्टेज पे नहीं आना है, न मैं कुछ बोलूंगा। लेकिन वो बच्चे मतलब इतने भावुक हो गए कि उनको गले लगा लगा के मेरे को शांत करना पड़ा। तो क्या वो मेरे को क्या दे रहे हैं, मेरा उनके साथ क्या रिलेशन। समझदार होते हैं बच्चे, उनको सब पता लगता है कि कौन टीचर किस लेवल पे हमसे जुड़ के बातचीत कर रहा है। और मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो यहाँ लोग मुंह उठा के चले जाते हैं। मैं मेरी वाइफ को ये कह रहा था कि ये शायद हम लोग फीस लेते हैं इसलिए शायद बच्चे ऐसा सोचते हैं क्या। तो वो कहते हैं कि फीस तो वहाँ भी देते होंगे स्टूडेंट्स। कोरोना की पीरियड के पहले से अभी तक हमने कोई फीस की बढ़ोतरी नहीं की। और जो आप 18,000 मुझे देते हो, इक्का दुक्का कोई केस ऐसे आ जाते हैं जहाँ हमें वो होता है, बाकी हमें जीएसटी 18% उसमें देना होता है। मजबूर हो जाते हैं तो कभी किसी को कह देते हैं कि भाई आप देख लो इसको, वरना तो हमारे यहाँ जितने भी एडमिशन्स होते हैं सब पे टैक्स जाता है। मतलब 50% तो मैं गवर्नमेंट को देता हूँ, फिर बचा 50% उसमें मैं सैलरी ये सारे कहाँ से पे करूँगा, रेंट कहाँ से दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे एक्सपेंडिचर्स। ये जो उस दिन आपका इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ था, उस दिन 41,500 रुपये खर्च हुए इसको सही कराने के। तो वो कॉस्ट, वो जो सारे इन्वर्टर सारे सिस्टम को हमें बदलना पड़ा, उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई। और क्लास मेरे को उसको ठीक कराना मेरे को था नहीं। अमित जी को मैंने कहा कि इसको पूरा बदल दो, क्योंकि ये मालूम नहीं फिर क्लास ब्रेक डाउन कर जाए कभी। तो चीजें हैं ना, मतलब ये मोनोपोलिस्टिक प्राइसिंग मैंने नहीं कर रखी है। और मैं जो भी काम करता हूँ तो मेरे दिमाग में रहता है कि मेरे को अपना काम ठीक से करना है। तो आप उन सिद्धांतों पे ध्यान दें और अनुशासन का परिचय दें। आप मेरे स्टूडेंट हो और मेरी प्रतिष्ठा हो, तो वो आप कहीं भी जाओगे, रामेश्वर सर से पढ़े हुए, मेरा नाम जुड़ा हुआ आपसे। तो वो सिर्फ ये नहीं कि आपका इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है, आपका व्यक्तित्व भी स्ट्रांग है। यहाँ से जाओ आप, तो आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगनी चाहिए। और ये सब आपको पे करेगा। ऐसा मत सोचो आपको ईमानदार रहने से कोई फायदा नहीं मिलेगा लाइफ में। फायदा मिलता है उसका, अगर आप फायदे की निगाहों से इसे सोचते हो। मैं तो ये नहीं देखता कि ईमानदारी का क्या फायदा और क्या नहीं है, बट ईमानदार रहने का बहुत फायदा है। और आप समाज में रहते हो, जाते हो, आपको कई लोग देखते हैं, आपके परिवार में आपसे छोटे बच्चे भी देखते होंगे कि मेरा भैया या मेरी ये सिस्टर वहां पढ़ती है। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी। कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि कई बार लोग, किसी दोस्त के साथ आप रह ले, आपकी चाल चेंज हो जाती है। वो जैसे चलता है वैसे आप भी चलने लग जाते हो कई बार। या वो अगर हाथ को ऐसे करके चल रहा है तो आप में भी वो आ जाएगा।
ये तो भौतिक रूप से बाहर से दिखता है, लेकिन विचारों में आपके कितना बदलाव आ जाता होगा ये तो नोटिस नहीं होता। तो ये ध्यान रखिए कि आप किसकी सोबत संगत में है, आपकी व्यवहार दूसरों को कितना इम्पेक्ट करेगा, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है उसके हिसाब से चलिए। और आप सुधर जाओगे तो आपको ये इंटरव्यू के लिए पिलर टू पोस्ट जो मूव करना पड़ता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कैसे हम हमारा वो करें इंटरव्यू अच्छा है। इंटरव्यू अच्छा क्या मतलब, आप खुद ही शुरू से अच्छे रहिए तो इंटरव्यू क्या खराब हो जाएगा आपका। कैसे अंदर आना चाहिए, कैसे बाहर जाना चाहिए, ये सब आप शुरू से कर रहे हो तो वहाँ आर्टिफिशियलनेस भी नहीं आएगी। नहीं तो वहाँ चूक भी जाओगे, कोई समझा के भेजेगा तो कुछ और ही कर लोगे वहां पे। बुरा तो नहीं मान गए? चलो, मैं तो यार, मैं क्या है कि मैं घर से निकलता हूँ ये सोच कर कि बस सीधा जाके मार्क करके पढ़ाना है, लेकिन अब कुछ माहौल ऐसा बन जाता है कि नहीं चाहते हुए मेरे को बोलना पड़ जाता है। खैर, आप अच्छे लोग हैं, इस पे ध्यान देंगे। हम सब्सिडी पढ़ रहे थे और यूनिलेटरल वगैरह वगैरह की बात हो रही थी। अगला हेडिंग लगाओ आप, नहीं तो और बातों में समय निकल जाएगा। पहला था ना सब्सिडी क्या है, अब लिखिए सब्सिडी किस प्रकार किस प्रकार दी जाती है। लिखिए ये सब्सिडी सब्सिडी निम्न प्रकार से दी जा सकती है। डैश लगा के पहला लिखें। लोगों को कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध करवाना, जैसे कि किसानों को कम कीमत पर उर्वरक, बिजली, हमारा टॉपिक जैसा उसके हिसाब से एग्जाम्पल दिए मैंने, मतलब अन्य फील्ड्स में भी हो सकता है ऐसा। हम कृषि सब्सिडियों का अध्याय पढ़ रहे हैं तो मैंने वही एग्जाम्पल उठाए कि लोगों को कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराना। तो जब एग्रीकल्चर का एरिया पढ़ रहे हैं तो आप वो वाले एग्जाम्पल लिखे हैं, मतलब ऐसे। तो मैंने वही लिखे, जैसे कि
किसानों को कम कीमत पर उर्वरक, बिजली, सिंचाई आदि उपलब्ध करवाना, तो ये भी एक लाभ है। और वो लाभ उनको किस रूप में सरकार दे रही है, उनकी जो प्राइस होनी चाहिए। कल का अखबार पढ़ा होगा तो भारतीय रुपए के गिरने से सरकार पर सब्सिडी का बोझा बढ़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो इंडिया फर्टिलाइजर का इंपोर्ट करता है ना, तो जो फॉस्फेटिक और पोटेशिक वाले फर्टिलाइजर में तो सारा ही हमें ऑलमोस्ट बाहर से मंगवाना होता है। तो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, मतलब तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जो भी रेट है बाहर का, वो मान लीजिए कांस्टेंट मान लो, आपको जहाँ है वहां पे, लेकिन डॉलर में आपको पेमेंट करना है और डॉलर महंगा हो रहा है, तो आपको उसके लिए ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। यही मतलब निकला ना रुपयों में। अब उस बढ़ोतरी को आप जनता पर डालोगे तो सरकार का वोट बैंक खिसक सकता है और इन्फ्लेशन और हाई भी हो सकता है, क्योंकि ये सब चीजें महंगी होगी तो आगे जाकर दूसरी चीजों को भी महंगी करेगी। कोई भी कारण सरकार के दिमाग में चल रहा हो, लेकिन वो लिखने वाला इस आधार पे लिख रहा था कि वो फर्टिलाइजर की कीमत भारत सरकार बढ़ा नहीं पाएगी, तो वो जो भी बढ़ोतरी हो रही है वो अपनी जेब से करेगी, ऐसा था ना। आप अखबार देखोगे आपको मालूम चलेगा। तो अब हम जिस भाव आ रहा है उस भाव देंगे तो हम कहेंगे भाई कोई लाभ नहीं दे रहे हैं, लेकिन उससे कम रेट पे दे रहे हैं तो लाभ ही मिल रहा है ना। नहीं तो हम किसानों को कहेंगे भाई आप जाओ ओपन मार्केट से खरीद लो, देख लो अपना जो भी आ रहा है वो जिस रेट पे बेचेंगे लेना पड़ेगा, तो कहाँ लाभ मिला आपको। तो एक ये हुआ। दूसरा लिखें, लोगों के खातों में नकद का स्थानांतरण। कैश ट्रांसफर। जैसे कि पीएम किसान योजना आदि। इसमें सरकार भेजती है ना अकाउंट में, क्रॉप सीजन से पहले इसे 2-2 हजार रुपए इस तरह का। कई राज्य सरकारें भी चलाती है। राजदू बंधु का नाम सुना होगा आपने, किसान आशीर्वाद योजना सुना होगा, कृषक बंधु योजना वेस्ट बंगाल चलाता है। कई सारे उनकी लिस्टिंग में करवा दूंगा आपको, एमएसपी पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा। तो आप इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी कहते हैं, तो लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफर कर दो, ये भी एक तरीका है। लाभ देना है, वो फिर अपना जो भी सामान वगैरह खरीदना है किसानों को, वो अपना देखेंगे, गवर्नमेंट उनके अकाउंट में भेज देती है। मनी लेंडर मतलब बुआई करने से पहले वो मनी लेंडरों से ज्यादा जुड़ते हैं, या सहकारी समितियों से पैसा लेते हैं, बैंकों से लेते हैं, वो दिक्कत में आते हैं और फिर वो पैसा वो चुका नहीं पाते हैं। एनपीए की समस्या हो जाती है, सरकार को ऋण माफ करने पड़ते हैं और एक कल्चर खराब हो जाता है कि ऋण माफ हो जाएंगे इसलिए वो देना नहीं चाहते। कई बार लोगों के मन में आ जाता है कि सरकारें आती है और ऋण माफ कर देती है, तो इससे गलत संस्कृति डेवलप होती है। तो एक आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा गया है कि मतलब अगर आपको ऋण माफ करना है तो उसकी जगह ज्यादा अच्छा है कि आप कैश ट्रांसफर कर दो उनको, ऋण लेने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो गलत संस्कृति में नहीं आएंगे कि सरकारें आएंगी ऋण माफ कर देगी और हमें नहीं देना है उसे, ऐसा हो जाता है।
अली मियाँ जो मेरी गाड़ी चलाते हैं, देखते हैं, वो तो एक भाई की तरह है मेरे लिए। सब कुछ चीज़ें संभालते हैं, जो भी उसको रात को 2 बजे बुला लूँ, कभी कुछ, हमेशा तैयार रहता है। तो वो एक बार मेरे को बोला कि भैया, ये पिताजी जो है, मतलब कोई बैंक का लोन था, बैंक वाले कह रहे कि नीलामी लगाएंगे, और वो बैंक वाले घर पहुंच गए, मेरे को गांव जाना पड़ेगा, और 1 लाख रुपए मेरे को चाहिए। तो मैंने कहा तू आजा, जल्दी ले जा, बैंक वालों को दे दे। तो 1 लाख रुपए मैंने भेज दिए उसको। उसके 10-5 दिन बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों की ऋण माफ कर दी। तो मेरा जैसा व्यक्ति भी लालच में आ गया। थोड़ा 1 सेकंड, मतलब 2 सेकंड के अंदर, 2-3 सेकंड में मेरे मन को लगा कि हमने क्यों दिया। मेरे को लग गई ये बात कि हमने क्यों पे किया जब ये ऋण माफी होना था। तो उतने में अली का फोन आ गया, बोले भैया वहां तो ऋण माफ हो गए, हमने तो ऐसे चुका दिया। मैंने कहा अली यार, कर्जा चुकाना पड़ता है, यहाँ नहीं तो कभी आगे, इसलिए बहुत बढ़िया काम हुआ, हमने दे दिया, ज्यादा मत सोचो। मेरे को भी, मैंने कहा 2-4 सेकंड के लिए ऐसा लगा, लेकिन हमने उधार लिया तो हमें देना है, तो इसमें मलाल किस बात का है। लेकिन अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के मन में भी ये आ जाएगा विचार कि क्यों क्यों दें हम। तो इससे गलत चीज पैदा होती है ना। सरकार कब तक लोगों की ऋण माफ करेगी? हम उनको ईमानदार बना रहे हैं या हम उनको ऐसा कर रहे हैं? ये गलत है। इसलिए कई अर्थशास्त्रों ने कहा कि आप ऋण क्यों लेते हैं किसान, वहां पे जाइए। तो ऋण लेने की उनको आवश्यकता पड़ती है कल्टीवेशन के टाइम पे, तो आप डायरेक्ट ट्रांसफर करिए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, इसमें आप कैश ट्रांसफर करें। तीसरा लिखिए, इलायची दे देना, इलायची। लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को ऊंची कीमत पर खरीदना। जैसे कि किसानों को ऊंची एमएसपी देना आदि। ऊंची कीमत देना भी सब्सिडी है। पूरा डब्ल्यूटीओ का विवाद आपको तभी समझ आएगा जब ये आप समझते हो। भारत के लिए कहता है ना, मतलब अन्य राष्ट्र अमेरिका वगैरह, कि भारत ज्यादा सब्सिडी दे रहा है कृषि में, किसानों को ज्यादा एमएसपी दे रहा है। ये भी एक तरीका है कि आपको कॉस्ट आ रही है 1,000 रुपए किसी भी क्रॉप को पैदा करने की, और आप उसकी दे रहे हो 2,000 रुपए। ये लाभ देना ही हुआ ना। किसी चाय वाले को आपको लाभ देना है, तो बहाना होता है कि भाई चाय देना। अब चाय है 10 रुपए की, आपने दे दिया 50 रुपए, तो लाभ ही दिया ना। अपने रिक्शे वालों के साथ क्या होता है, पहले तो हम बार्गेन करते हैं, भाई 15 ले लेना यार, मतलब 20, यही तो है मुखर्जी नगर के हम। तो कहता चलो बैठो आप। जब उतरते हैं तो यार चलो ये 20 तो पकड़ो, 10 और दे देते हैं। होता है ना, ऐसा कई बार हो जाता है। तो हम
उसको लाभ दे रहे हैं इस तरीके से। तो गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है कि ज्यादा एमएसपी देकर 18-19 के बजट में हमारी सरकार ने कहा कि जितना किसानों की लागत है उसकी तुलना में 50% ज्यादा एमएसपी देंगे, कम से कम जितनी लागत है उससे 50% ज्यादा देंगे। और मार्केट में चले जाओ, कोई गारंटी है कि आपको लागत भी निकलेगी? तो एक आदमी गारंटी देके आपको कह रहा है कि हम 50% और ज्यादा देंगे आप, ये लाभ पहुंचाने का एक तरीका है। तो 3 तरीके हैं जिनसे सब्सिडी दी जा सकती है। अगला हेडिंग लगाइए। अब इसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स डालेंगे हम लोग। तो अगले हेडिंग में हमें ये समझना है कि सब्सिडी संरक्षणवाद को कैसे लेके आती है। मतलब जो WTO में ये मुद्दा उठता है बार बार कि भारत सब्सिडियां दे रहा है, भारत व्यापार के नियमों को खराब कर रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सब्सिडी से इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या फर्क आता है, वो चीज। तो आप अगला हेडिंग लगाइए। सब्सिडी सब्सिडी का WTO स्तर पर क्यों विरोध किया जाता है? लिखिए। देखिए, WTO संरक्षणवाद इंग्लिश में लिखिए पीछे। प्रोटेक्शनिज्म संरक्षणवाद को उचित नहीं मानता है। पैराग्राफ चेंज करें। संरक्षणवाद में उन नीतियों और कदमों को सम्मिलित किया जाता है उन नीतियों और कदमों को सम्मिलित किया जाता है जो विदेशों से विदेशों से आयातित माल को रोकती है तथा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देती है। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देती है। मतलब सरल करते हैं इसे, पूर्ण विराम लाकर लिखिए सरल शब्दों में। कोमा लगाइए। घरेलू उत्पादकों को
घरेलू उत्पादकों को सस्ते आयातित माल से सस्ते आयातित माल के कर देना, माल के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जाता है। पूर्ण विराम लगाइए। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्तर कम हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्तर कम हो जाता है। पूर्ण विराम लगाकर लिखिए, अन्य राष्ट्रों का बाजार संकीर्ण हो जाता है, छोटा हो जाता है। ऐसे समझना, मेंस में एकदम प्योर रूप में कोई कॉन्सेप्ट आपको मालूम है ये जरूरी नहीं है, उसकी फिलॉसफी पता होनी चाहिए। मेंस में लिखना होता है, राइट? तो आपको कोई दर्शन क्लियर है तो आपका हाथ खुलेगा। और लेखन की कोई कला नहीं होती है जीएस में। ये जो मोटी बातें वो हर बच्चा जानता है कि शुरू में इंट्रो होता है, लास्ट में थोड़ा कंक्लूजन होता है और प्रश्न की मांग के अनुसार लिखना है। अब एक बच्चे ने भूमि सुधार में क्या विषय वस्तु है, वो भूमि सुधार के लाभ गिनाने लग गया। मतलब लाभ भी लिख दिए, वो ये सारी चीजें लिख दी। मैंने कहा भाई अगर आपसे पूछे कि आप गांव कब जाओगे तो आप ये कहोगे कि आज गुरुवार है। जब आपको ये कह रहे हैं कि when will you go to your native village, you need to say कि today, tomorrow, whatever, but why you are telling that today is Thursday? Unnecessary। जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर दीजिए। आपको आता है तो क्या सारा डाल दोगे उसमें? जो कम बोलना सीखें, एक तो जो मतलब उतनी बात करे जितना सामने वाला कर रहा है आपसे, बाद में चुप हो जाइए। यही गुण होता है ना एक प्रशासक का, एक सही व्यक्ति का। ज्यादा बोलने वाले लोग फिर वहां ज्यादा लिखते भी हैं। आपका हर व्यवहार रिफ्लेक्ट होता है आपकी राइटिंग में। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन आपकी हर सोच, अगर आप कॉम्प्लेक्स हो तो आपकी राइटिंग कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो आप जितने अपने विचारों को सरल, सिंपल सीक्वेंसिंग सेट करोगे, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, प्रश्न की मांग क्या, उस पर इस तरह से आपको काम करना चाहिए। तो ये आइडिया होना चाहिए बस कि क्या फ्रेम होता है इन जनरल। देन नेक्स्ट टास्क इज व्हाट, लाइक if you are studying the chapter of subsidy, you need to understand why it becomes, an international topic. And many a times, whatever you think it is going to be better for you may become problematic for others. जो आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा हो, दूसरों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। व्यक्तिवाद किसको कहते हैं? मतलब उसी तरह की बनावट वाला ये व्यक्तिवाद, राष्ट्रवाद, ये सब क्या है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट देखा जाए। राष्ट्रवाद नेगेटिव किस तरह से है कि अन्य राष्ट्र के इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट में क्लैश है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट पे आधारित है ये। समझते हो आप इस चीज को? मतलब हम कश्मीर पाकिस्तान को क्यों नहीं देते? अगर हम राष्ट्रवाद नहीं लागू करते तो हम कहते भाई ले लो, तुम और मेरे में कोई फर्क नहीं है। नहीं, मैं इंडिया हूं, मतलब ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरी टेरिटरी है, नेवर डेवर डेयर टू कम इन दिस साइड। तो आपने बाउंड्री बना दी ना अपनी, और आपने ये सोचा कि पाकिस्तान के हित मेरे हित नहीं है।
ऐसे पाकिस्तान सोचता है कि अगर मैं अपने हितों का त्याग करता हूं और भारत के हित बढ़ते हैं तो भारत के हित अलग हैं, मेरे हित अलग हैं। जब आप अलग अलग सोचते हो, आपके घर के आगे कोई गाड़ी पार्क कर देता है तो कहता है रोड है, कर दी, आपका है क्या रोड? दिल्ली में तो इसको लेकर मर्डर हो जाते हैं, पार्किंग को लेकर। हमारी क्लास में तो दिल्ली पुलिस के लोग भी हैं, वो जानते हैं इस चीज को। तो ये व्यक्तिवाद नहीं, मेरी जगह है, तो मेरे घर के आगे तो मेरी होगी। अगर ये व्यक्ति व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं करता और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं होती, तो वो ये कहता है कि गाड़ी इनकी हो चाहे मेरी हो, एक ही बात है। भाई साहब आप लगाए रखो, मैं दूध लगा लूंगा कहीं पे, एक ही बात है। किसी न किसी की गाड़ी तो बाहर लगेगी ना, तो मेरी लग जाएगी क्योंकि आप भी मेरे ही हो। तो क्लैश, आपने उनको अपना नहीं समझा, उनके इंटरेस्ट प्रमोट हुए और आपके इंटरेस्ट खराब हुए, तभी तो आप लड़े उनसे, है ना। तो आपको कई बातें समझनी पड़ेगी, तब आप समझ पाओगे इस चीज को। अब हमने कोई भी ऐसा काम किया जिससे हमारे देश का उत्पादन बढ़ा, खूब उत्पादन बढ़ा, तो हम बाहर से आयात क्यों करेंगे? आपको ये पता है कि PL 480 के तहत भारत बड़ी मात्रा में अमेरिका वगैरह इनसे हम अनाज वगैरह का आयात करते थे। आज भारत नेट एक्सपोर्टर है अनाज का। नेट एक्सपोर्टर का मतलब ये होता है कि अगर थोड़ा बहुत हम इंपोर्ट कर भी लेते हैं कोई वेराइटी को, तो ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब इंपोर्ट को माइनस करने के बाद हमारे एक्सपोर्ट्स उन पे हावी हैं, इसलिए हम कहते हैं नेट एक्सपोर्टर। नेट रूप में हम एक्सपोर्ट, नेट वर्ड कब आता है? जब आप जो कर रहे हो उसका उल्टा कर रहे हो, तो उल्टी वाली चीज को माइनस कर देते हो। जैसे मेरी नेट इनकम, जो आप फीस देते हो, ये मेरी ग्रॉस इनकम। जो खर्चा हो जाएगा उसको माइनस कर देंगे तो वो मेरी क्या हो जाएगी? नेट। तो क्या आपको नहीं लगता कि बाहर की कंट्रीज का मार्केट भारत में डाउन हुआ है? जब हम नेट एक्सपोर्टर अनाज में बने हैं, तो जब हमारे घर में मेरी डॉटर को इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए मैं किसी दूसरे टीचर को क्यों हायर करूंगा? नहीं। तो वही चीज यहाँ पर है कि आप, आर्थिक राष्ट्रवाद भी होता है। जब हम अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ा रहे हैं तो राष्ट्रवाद नहीं है तो क्या है? और क्या आर्थिक राष्ट्रवाद से ईस्ट इंडिया कंपनी हिस्टोरिकली वो क्या प्रभावित नहीं थे? और स्वदेशी आंदोलन भारत का क्या था? दिस इज ऑल्सो अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। भारत की वस्तुएं स्वदेशी, हमारी वस्तुएं आप इस्तेमाल करिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बाई अमेरिकन हायर अमेरिकन। अमेरिका के सामान बाई बोलते हैं तो सामान होते हैं, और हायर बोलते हैं तो लेबर होता है। सामानों को हायर करते हो क्या? सामानों को बाय करते हो, और हायर किसको करते हो? साधनों। पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग। We are not clerks that we are simply writing and not understanding the holistic framework in which we are to record and write all these things. तो मैं ये संरक्षणवाद, इससे अब पैराग्राफ चेंज करिए। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के द्वारा निम्नलिखित दो प्रकार से संरक्षणवाद को लागू किया जा सकता है। देश लगाइए।
थोड़ी समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ चेंज करें। उपर्युक्त के अलावा कोमा लगाइए। कई बार कुछ अन्य उपाय भी लागू किए जाते हैं। कुछ अन्य उपाय भी लागू किए जाते हैं, जैसे कि आयातों पर ऐसे लिखिए क्यूआरस, आयातों पर क्यूआरस, क्यूआरस का फुल फॉर्म करिए। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। मात्रात्मक प्रतिबंध। जैसे कि आयातों पर क्यूआरस लगाना, लैंग्वेज पूरी कर, आदि। पूर्ण विराम लगे, आगे लिखिए। इन्हें लोकप्रिय रूप से एंटीबेस, गैर प्रशुल्क बाधाएं, इन्हें लोकप्रिय रूप से एंटीबेस कहा जाता है। जो बच्चा मेंस को ठीक से नहीं पढ़ता उसका पीटी नहीं होता। ऐसी चीजें आएगी आपको, जब आप ऐसे चलोगे तो ये सब चीजें आपको प्रीलिम्स में इमेंसली हेल्प करेगी। बहाने से पढ़ा जाता है, ऐसे लेके नहीं पढ़ा जाता कि कैसे टॉपिक के हिसाब से चलते हो, फिर कई चीजें आती है, फिर पीटी भी पढ़ेंगे। 12 सवाल आपके सही होने ही होने 20 में से, तो 12 सवाल 60% आराम से इकोनॉमिक्स तो आपको हेल्प कर देगा आगे जाने में। तो ये संरक्षणवाद समझना पड़ेगा, मतलब इसमें जाने से पहले उसके लिए कोई बहुत किताबें भारी भरकम पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मेंस में अगर आपको आइडिया है तो लिख सकते हो, आइडिया से लिखे जाते हैं। तो इसमें आपको मूल बात ये समझनी है पहले तो कि ये इंटरनेशनल मुद्दा सब्सिडी क्यों बनती है, तो संरक्षणवाद की वजह से। संरक्षणवाद आर्थिक राष्ट्रवाद को दिखाता है कि हम कोई भी कंट्री अपने आर्थिक हितों को ज्यादा वैल्यू करता है, और उसको ये लगता है कि अगर मैंने अपने आर्थिक हितों को कॉम्प्रोमाइज किया तो दूसरे कंट्री के आर्थिक हित ज्यादा हो जाएंगे और मेरे को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए वो उस माल को रोकने की कोशिश करता है जो बाहर से आ रहा है। और नहीं रोकेगा तो उसका माल आ जाएगा, तो सामने वाले कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट होंगे, और वो हो जाए भले, लेकिन वो प्रमोट होके हमें नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे हम कई बार एफडीआई मंगवाते हैं, उसमें हमारे और उनके इंटरेस्ट दोनों प्रमोट, मतलब
जब बाहर की कंट्री हमारे यहाँ एफडीआई करते हैं तो उसमें हमें क्या लॉस है? तो हम कहते हैं आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको फायदा हो रहा है, हमें नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन बल्कि हमें भी फायदा ही हो रहा है। तो हमें पैसा मिल रहा है बाहर से, और जो पैसा लगाते हैं वो ज्ञान भी देते हैं कि पैसा लगा के हवा में छोड़ देते हैं। मतलब अगर मैंने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया रामेश्वर ने, तो मैं 10 बार फोन करूंगा आपको दिन में कि भाई क्या है, कुछ क्या कैसे कर रहे हो काम, ये कोई तरीका नहीं होता है, ये हम बता रहे हैं उस तरह से चलो आप, कि पैसा मेरा लगा हुआ है। तो आपको प्रबंधकीय कौशल, आपको मार्केटिंग के कौशल, आपको तकनीकी, ये सारे मिल जाते हैं और पैसा भी मिलता है। तो हम उनका स्वागत करते हैं इंडिया में। हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, विदेशी निवेशक को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पधारो हमारे देश, है ना, हमारे राजस्थान में कहते हैं पधारो हमारे देश। एक राजस्थान में इन्वेस्टमेंट मीट हो रहा है, राजस्थान सरकार कर रही है, पता नहीं कितना ट्रिलियन डॉलर निवेश के लिए। कल का अखबार कह रहा था कि राजस्थान में लोग करने के लिए तैयार हैं, मतलब हॉट डेस्टिनेशन के रूप में आजकल कर्नाटक नंबर 1 चल रहा है फिलहाल के डेटा के हिसाब से। तो राजस्थान के अंदर तो वो मीट कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं 5 स्टार होटल्स। क्यों? क्योंकि उनका हित और हमारा हित मैच कर रहा है, वो भी तैयार हैं और हम लोगों को तो चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए। बिहार वगैरह में बहुत सारी जगहों पर बहुत कम एफडीआई है, तो इम्प्लीमेंट जो क्रिएट होता है वो उतना नहीं हो पाता है। वहां में कोई एतराज नहीं, लेकिन माल आता है बाहर से, वहां में एतराज हो जाता है कि हमारे में चाइना से माल आता है तो हम परेशान। पूरे वर्ल्ड में चाइना से सारे लोग परेशान, सब जगह सस्ता माल भेज रहा है। तो चाइना अमेरिका के हमेशा टक्कर रहती है, भारत और चीन के बीच में भी बनी रहती है, और इंडिया और अमेरिका के बीच में भी रहती है। कई बार जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो कुछ ज्यादा ही हमारे बीच में और उनके बीच में ये इश्यू चल रहा था। तो जहां ऐसी चीज है जो उनके आर्थिक हित प्रमोट कर रही है और हमें नीचे पहुंचा रही है, वहां एकदम हम गुस्से में आ जाते हैं या उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें समझनी है आपको, प्रशुल्क, सब्सिडी, नॉन टेरिफ बैरियर्स, ये बात है। चलिए, तो सब्सिडी की पॉइंट थोड़ी बहुत क्लियर हुई ना, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अब अगला हेडिंग लगाइए, कृषि सब्सिडियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। कृषि सब्सिडियों के प्रकार देखिए, इन्हें एक चित्र के द्वारा दिखाया जा सकता है। एक डायग्राम बनाएंगे, इन्हें they can be shown through a diagram, right? तो आप आधे पेज के आसपास आवश्यकता पड़ेगी, तो आप देख लो कि पर जो पेज पे लिख रहे हो उससे काम हो जाएगा या अगले पे जाना पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से देख लो। भारत को ध्यान में रखें।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इन्हीं का एक और नाम होता है प्रोडक्ट स्पेसिफिक। हिंदी लिख दूंगा मैं, आप एक बार। प्रोडक्ट स्पेसिफिक, डायरेक्ट को प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट को नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक। तो ये जो दो शब्द हैं ये वाले, ऐसा बनाइए इसको ऐसे। ये जो लैंग्वेज है वो WTO यूज करता है। ये टर्म्स जो है प्रोडक्ट नॉन प्रोडक्ट। और इसकी जो हिंदी है वो आप साइड में लिख लें, उत्पाद विशिष्ट, गैर उत्पाद विशिष्ट, इस तरह से। जहाँ प्रोडक्ट स्पेसिफिक है तो उत्पाद विशिष्ट, और एक होता है गैर उत्पाद विशिष्ट। वो वाला गैर उत्पाद विशिष्ट, ये वाला उत्पाद विशिष्ट है। अब इनकी खासियत हम लोग लिखेंगे। इस इसके नीचे एरो बनाकर फिर लिखिए किसी विशेष, विशेष का मतलब स्पेसिफिक, किसी विशेष फसल, क्रॉप, किसी विशेष फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी। ये वाली सब्सिडी क्रॉप बेस्ड होती है, मतलब किसी खास क्रॉप के ही उत्पादन को बढ़ाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप इसके नीचे एरो बनाकर लिख दें ऊंची MSP। जैसे आप UPSC में ही क्यों आ रहे हो, मतलब जैसे आप तो SSC भी दे सकते हो, UPSC या मतलब देते होंगे तो आप पसंद इसको ज्यादा कर रहे हो। स्टेट भी दे सकते हो, नेट JRF वगैरह, या प्रोफेसर उसमें जा सकते हो। मतलब आप कई फील्ड्स में जा सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन आप किसी एक फील्ड में ही जाने का नियोजन ज्यादा क्यों कर रहे हो, एक सवाल ये पूछा मैंने। उसी पैटर्न पर एक सवाल ये है कि एक किसान के खेत में, भाई मोटा ग्रुप खरीफ रबी ये ग्रुप बनता है ना, एक सीजन की जो भी क्रॉप्स है वो एक किसान उगा सकता है ऐसे मान लो, लेकिन फिर भी एक खास क्रॉप की तरफ अपने खेत का आवंटन किस आधार पे करता है, क्या उसका मतलब बेस मोटे रूप में बनता है, जहां उसको ज्यादा पैसा आएगा। अगर मैं बहुत सारे विषय पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं एक ही विषय किसी में जाना चाहता हूँ, तो किसको चूज करूंगा, जहां मेरे को, आप एक चीज कह सकते हो कि जहां मेरे को ज्यादा कंफर्ट है, वो भी एक पॉइंट बन सकता है। लेकिन मैं मान लीजिए कि उन सभी विषयों में एक ही कंफर्ट फील करता हूँ। मुझे इकोनॉमिक्स में भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे पॉलिटी में भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे फिलोसफी में भी बहुत अच्छा लगता है। इन तीनों विषयों में मुझे बराबर मजा आता है, ये एक हकीकत है।
तो मतलब मैं इकोनॉमिक्स में क्यों जाऊंगा? अगर मैं प्योर मार्केट पैटर्न को देख रहा हूं अगर, तो मैं देखूंगा मुझे जहाँ ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। अगर मैं अपने इनकम का ही सोर्स किसी को बनाना चाहूँगा तो मैं उसको पकड़ूंगा जहाँ मेरे को ज़्यादा इनकम के चांस लगते हैं। मतलब तर्क के आधार पे हम बात कर रहे हैं। तो एक किसान किस क्रॉप को उगाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसको कौन सी स्टेबल प्राइस मतलब गवर्नमेंट से मिल रही है। मार्केट प्राइस तो फ्लक्चुएट करती है। सुब्रमण्यन सर की एक कमेटी कहती है कि किसान बाजार कीमतों से उतने प्रभावित नहीं होते हैं जितने कि एमएसपी से होते हैं। रिसर्च है, क्योंकि ये कृषि वस्तुओं की कीमतों का पता ठिकाना नहीं है। मतलब आज अगर कोई दाल बहुत महंगी हो रही है तो कई बार क्या होता है कि किसान उसका कल्टीवेशन करने लगते हैं, ज्यादा उत्पादन हो जाता है, जब उसको बेचते हैं तो जब हार्वेस्ट का टाइम आता है तो रेट ही नहीं मिलता, फिर रेट कम रह जाता है तो वो सोचते हैं अब इसको नहीं उगाएंगे। जब वो सब लोग नहीं उगाएंगे तो कमी हो जाएगी, तो अगले फिर बाद में उसका रेट ज्यादा हो जाएगा, तो सारे लोग उसी में जाएंगे, तो वो किसान को कभी राइट रेट मिलता ही नहीं। हाँ, यूक्रेन वगैरह के अचानक से मुद्दे आ जाते हैं तब उनको। अब यूक्रेन का केस होने के बाद गेहूं का रेट बहुत बढ़ा है भारत में, तो ऐसे सिचुएशन फायदा दे सकते हैं बस। तो उन ये सिचुएशन के हम ये सोचे कि कहीं ना कहीं आक्रमण हो जाना चाहिए या कहीं लड़ाई हो जानी चाहिए, उस आधार पर तो कल्टीवेशन नहीं करेंगे ना। तो सिंपल सी बात है कि किसान को जहाँ ज्यादा एमएसपी मिलेगी, तो जिस फसल का उत्पादन आपको बढ़ाना है उसकी एमएसपी बढ़ा दो। और भारत का क्रॉपिंग पैटर्न गेहूं और चावल की तरफ ज्यादा कैसे घूम गया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह अन्य फसलों की तुलना में गेहूं और चावल की एमएसपी को भारत में ज्यादा बढ़ाया गया। तो ये क्रॉप ओरिएंटेड हो जाता है। हर फसल की अपनी एमएसपी होती है, एमएसपी जनरल तो होती नहीं है, तो ये क्रॉप बेस्ड हो जाती है। तो जिस फसल की एमएसपी बढ़ाओगे उसका उत्पादन बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी विशेष फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी। और इंट्रोडक्शन वगैरह में मैंने आपको बता दिया कि ज्यादा कीमत देना भी सब्सिडी है, तो ज्यादा एमएसपी देना भी क्या है, सब्सिडी है। लेकिन ये सामान्य कृषिगत उत्पादन को नहीं बढ़ाएगी, ये उसी फसल के उत्पादन को बढ़ाएगी जो जिस पे ज्यादा एमएसपी आप दे रहे हो। अब इस पे आइए, नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी। समग्र कृषिगत उत्पादन
तो ये कॉमन चीजें हैं। उर्वरक सभी फसलों में यूज होता है। बिजली, पानी मतलब ट्यूबवेल से निकालने के काम आती है, तो सब फसलों, सिंचाई, ये कॉमन हो गई, है ना। जैसे आप, ऐसा नहीं होता है कि सरकार एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करती है, बंदरगाह बनाती है, टेलीकॉम को अच्छा करती है, तो इससे सामान्य देश का उत्पादन बढ़ेगा। मतलब राष्ट्रीय राजमार्गों से कृषि भी प्रभावित हो सकती है, हर उद्योग को बेनिफिट होता है। या राष्ट्रीय राजमार्ग किसी एक उद्योग को देखकर बनाए जाते हैं? अरे हाँ ना तो बोला करो। आप स्टक क्यों हो जाते हैं, डाउट करते हो क्या? मेरी क्लास में डाउट घर पे छोड़ के आया कर। डाउट वालों को मैं पसंद नहीं करता, उनको उठा के बाहर भी भेज देता हूँ। एक बच्चे को यहाँ से उठा के अमित को कहा इसको भेज दो घर पे, या फीस रिफंड कर दो इसकी, हमें ऐसे बच्चे नहीं पढ़ाने। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का टीचर हूँ, स्ट्रिक्ट मास्टर हूँ। मेरे को डिसिप्लिन चीजें और ज्ञान में संदेह नहीं होता है, ज्ञान में विश्वास होता है। विश्वास के हिसाब से ध्यान दो इस चीज पे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, बिजली, पावर, कुछ भी, टेलीकॉम जनरलाइज्ड वे में प्रोडक्शन को प्रमोट करता है ना, और हम लोग भी प्रभावित होते हैं। सर्विस सेक्टर, पावर अच्छा आएगा तो पढ़ाएंगे क्लास में, ये सामान्य बात होगी। लेकिन पीएलआई स्कीम जो भारत सरकार चला रही है आजकल, सेमीकंडक्टर के लिए बहुत सारे उसमें है आइटम, तो उनके लिए स्पेसिफिक वो करती है गवर्नमेंट, उनको इंसेंटिव देती है, उन्हीं का प्रोडक्शन बढ़े, ऐसा कुछ उपाय लागू करती है, तो वो उस इंडस्ट्री को ग्रो करेगा। और एक सामान्य वातावरण होता है, उसको आप सही करते हो। तो ये उस तरह की बात है कि एक सामान्य हर फसल के उत्पादन को प्रमोट करने का तरीका होता है ये। और जब आप क्रॉप स्पेसिफिक जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमएसपी को बढ़ाना पड़ेगा, जिस क्रॉप के प्रोडक्शन को आप बढ़ाना चाहते हो। लेकिन ये और ये दोनों क्या करते हैं, कृषिगत उत्पादन को बढ़ाते हैं। मतलब यहाँ भी बढ़ावा आ रहा है और यहाँ भी बढ़ावा आ रहा है। अब आप इसको ऐसे करके नीचे से लिंक करना है, इसे आपकी जो नोटबुक है उसमें ऐसे, इसको ऐसे कर दें यहाँ पे प्लस। मतलब अगर इनको हम जोड़ दें आपस में, कितने रुपए की सब्सिडी यहाँ दी जा रही है और कितने रुपए की सब्सिडी इधर दी जा रही है, इनको आप जोड़ दो, अगर प्लस कर दो तो एक शब्द बनता है, जिसको एएमएस कहते हैं। ये आपके पीटी के लिए, मेंस के लिए जो पढ़ रहे हैं उसमें तो खैर है ही है। अब कई बार आप पुराने पेपर देखोगे, एएमएस एक शब्द है, इसका संबंध किस संगठन के साथ है, एएमएस एक शब्द है, इसका संबंध किस क्षेत्र के साथ है, सवाल आते हैं ऐसे। अब इसका फुल फॉर्म बाकी रह गया, तो आप करिए इसका फुल फॉर्म। एग्रीगेट मेजर्स ऑफ सपोर्ट टू एग्रीकल्चर। राइट, एग्रीगेट मेजर्स लिख लो आप, फिर बताता हूँ। ये जो शब्द है मेजर्स का मतलब उपाय होता है ना, क्या मेजर्स अपना रहे हो। एक तो MAZOR होता है, वो तो अलग है, इसकी बात हो रही है। और सपोर्ट का मतलब समर्थन, ये कृषि। एग्रीगेट का मतलब टोटल, तो आप कृषि को टोटल समर्थन के क्या उपाय अपना रहे हो, क्या उपाय हैं, वो शब्द ये एहसास दे रहा है। यानी खेती को आप कितना समर्थन दे रही है सरकार, इसको हम बोलते हैं एएमएस।
ये समर्थन सब्सिडियों वाला है, मतलब एमएसपी ज़्यादा देख के कितना आप कर रहे हो और फर्टिलाइजर वगैरह को करके कितना आप कर रहे हो। 2013 का जो पहला मेंस था नए पैटर्न के हिसाब से, उसमें इस पर एक सवाल आ गया था कि भारत में कृषि सब्सिडियां केंद्र और राज्य सरकारें कौन सी कृषि सब्सिडियां देती है। दो भागों में था, मेरे को उतना परफेक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार डाला था उन्होंने कि केंद्र और राज्य सरकारें कृषि क्षेत्र में कौन सी सब्सिडियां दे रही है और आपके सिलेबस में क्या है सब्सिडियों का प्रकार। तो आप डायग्राम ऐसे बनाना वहां पे, अगर फिर से सवाल आता है तो वो सवाल वाले के दिमाग में जाना होता है कि उसने ऐसा क्यों लिखा केंद्र और राज्य सरकारें। भारत में फेडरल पॉलिटिक्स है ना, तो वो ये पूछना चाह रहा है कि ओवरऑल कौन सी सब्सिडियां दी जाती है। तो उसको ये लगा कि सारी सब्सिडियां पूछने के लिए मैं ऐसा लिख देता हूं केंद्र और राज्य सरकार। लेकिन आप कहेंगे कि सर ऐसे बनाएंगे तो उनका सवाल तो अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, जो वो तो पूछ रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार, इसमें केंद्र राज्य सरकार तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो कहीं हमारे नंबर तो नहीं कट जाएंगे। तो केंद्र और राज्य सरकार को मैं ला रहा हूं इसके अंदर, फिर तो नहीं कटेंगे ना आपके नंबर। अब आ जाओ इधर, यहां से चालू करते हैं। उर्वरक पे सब्सिडी कौन देता है? केंद्र। और ये दो पे सब्सिडी देते हैं राज्य। बिजली सिंचाई पावर सब्सिडी केजरीवाल जी नहीं कहते हैं क्या कि भाई आपका बिल नहीं आएगा या फलाना जो भी है। पावर सब्सिडीज आर गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट, सिंचाई राज्य सरकारें करती है। तो अब आइए इधर, और एमएसपी कौन देता है? केंद्र। एमएसपी राज्य सरकार नहीं देती है, केंद्र देता है। स्टेट गवर्नमेंट बोनस कीमत दे देती है कई बार, मतलब बोनस का मतलब ये कि एमएसपी के जो केंद्र एमएसपी देगा वो देगा हम और देंगे आपको, तो उसको बोनस कीमत कहते हैं, वो एमएसपी नहीं है। तो केंद्र कहता भाई बोनस देना हो तो अपनी बजट से दो। तुमने बोला ना बोनस देने के लिए, हमने तो नहीं कहा। तो वो बोनस, और बोनस गारंटी नहीं रखता। जो कर्मचारियों को इस बार बोनस दिया तो क्या हर बार की गारंटी आती है क्या? सैलरी गारंटी है, बोनस नाम ही ये दिखाता है कि कोई गारंटी नहीं। तो बोनस कीमतें राज्य सरकार ऊपर नीचे करती रहती है, हटा भी देती है, ऐसे चलता रहता है। तो एमएसपी मेन कॉन्सेप्ट है इसमें। तो एमएसपी केंद्र देता है, और ये बोनस उन देना होगा तो दे देंगे, उससे हमें मतलब नहीं। तो ऐसे आप दिखा दो, लेकिन अगर उन्होंने जैसे पूछा उसके हिसाब से चलोगे तो दो लाइनों में ही सवाल हो जाएगा आपका। जैसे आप कैसे लिखोगे इसे, मतलब केंद्र राज्य सरकारें कौन सी सब्सिडियां देती है कृषि में, ये सवाल की लिख लो, एक सवाल लिखो साइड में। लिखिए सब्सिडी से आप क्या समझते हैं? वुड यू अंडरस्टैंड बाय सब्सिडी? और सेकंड पार्ट लिखिए भारत में कृषि क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कौन सी सब्सिडियां दी जाती है?
तो सब्सिडी पे तो खींच दोगे आप, जैसे नेगेटिव टैक्स फलाना ये सब लिख दोगे। अब दूसरे वाले पार्ट में क्या लिखोगे? और प्रश्न की बनावट ऐसी है जो ये एहसास दे रही है कि दूसरा भाग ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको क्या कहा कि अब जैसे मान लो अर्थ सब्सिडी किसे कहते हैं, तो ये तो इंट्रोडक्शन जैसा प्रश्न लग रहा है। प्रश्न में भी इंट्रोडक्शन होता है, और सेकंड पार्ट पे ऐसा लग रहा है सवाल की बनावट पे कि ज्यादा लिखना है। अब आप लिख रहे हो कि केंद्र ये देता है एमएसपी, उर्वरक, खत्म हो गया मामला, और राज्य सिंचाई और बिजली, बस। आपको उसको बढ़िया अटेम्प्ट करने के लिए ऐसे डायग्राम बनाना चाहिए, इस तरह का जो मैंने बनाया, तब नंबर आएंगे आपको। और उसमें आप दिखा दो यहाँ पर कि ये केंद्र और ये राज्य, इस तरह से दिखा। तो आप उसको ऐसे कर सकते हो कि केंद्र और राज्य की सब्सिडी को मतलब प्रस्तुत करने के लिए हम सब्सिडियों के निम्न वर्गीकरण पर ध्यान दे सकते हैं, और फिर उसको बना के दिखा दिया। ऐसे ही है। तो एक ये हो गया, अगला हेडिंग लगे। WTO का संदुकीकरण। बॉक्सिफिकेशन क्या है? लिखिए आप। देखिए, ये ध्यान देने योग्य है कि WTO संदुकीकरण, बॉक्सिफिकेशन, संदुकीकरण की एक प्रक्रिया के अंतर्गत, प्रोसेस, कृषि सब्सिडियों का वर्गीकरण करता है, क्लासिफिकेशन करता है, जिसका मुख्य आधार जिसका मुख्य आधार यह होता है कि कोई भी सब्सिडी घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देती है या नहीं, देती है या नहीं, और इस प्रकार वह ट्रेड डिस्टॉर्शनरी
और इस प्रकार वह ट्रेड डिस्टोर्शनरी, व्यापार को विकृत करने वाली, ट्रेड डिस्टोर्शनरी है या नहीं, है या नहीं, पूर्ण विराम लगाइए। ये तो आपको समझ आ गया कि जो चीज घरेलू उत्पादन को बढ़ाएगी, मतलब जो सब्सिडी, वो आपका पक्ष है ना, आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन जब घरेलू उत्पादन आपका बढ़ेगा तो बाहर वालों का माल तो आने से रुकेगा। तो जो प्रोडक्शन को बढ़ाने वाली चीज है वो व्यापार को गिराने वाली चीज है, ये समझना है। कॉमन सेंस वाली बात है कि जो घरेलू उत्पादन को बढ़ाएगा वो इंटरनेशनल ट्रेड को नीचे ले जाएगा। ये कनेक्टिविटी डब्ल्यूटीओ बनाता है। और ये बॉक्स जो वर्ड है, संदूक, ऐसे कोई संदूक नहीं है, ये टाइट क्लासिफिकेशन को दिखाते हैं। मतलब जैसे आपने 4 संदूक बनाए अपने घर में, जिसमें एक में कपड़े रखोगे, एक में नोटबुक रखोगे, अपने बुक्स रखोगे, एक में आपके शिक्षा वगैरह के डॉक्यूमेंट रखोगे, एक में भगवान के सामान रखोगे, जो भी आपका पूजा पाठ। तो आपने साफ साफ कह दिया कि मेरे पूजा पाठ वाले बॉक्स के अंदर मेरे कपड़े और अन्य सामान नहीं रखे जाने चाहिए। पढ़ना पड़ेगा दोस्तों ऐसे ही, और मैं कैसे बताऊं आपको। बॉक्स वहां के सब्सिडियो में बॉक्स होते हैं क्या? एक एक नाम है, टर्मिनोलॉजी है। हमने कहते हैं ना आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स, व्हाई यू सेड दिस। तो वहां क्या बॉक्स है यार? आउट ऑफ बॉक्स बात करते हो, इस तरह की जो बात है, तो वहां क्या बॉक्स है? सोचने की बात है। वर्गीकरण है यहाँ पर। बॉक्स शब्द वर्गीकरण को दिखा रहा है, ये चीज इसमें, ये चीज इसमें, ये चीज इसमें, ये चीज इसमें। अब उनको बॉक्स शब्द अच्छा लगा तो उन्होंने बॉक्स यूज कर लिया। लेकिन किसी सब्सिडी को किसी बॉक्स में ले जाने की मेन जो मानक है वो ये है कि कौन सी सब्सिडी उत्पादन को बढ़ाती है और व्यापार को नुकसान पहुंचाती है, ये पैरामीटर चलेगा इसमें। पैराग्राफ चेंज करिए, पैराग्राफ चेंज मत करिए और अगला हेडिंग लगाइए। डब्ल्यूटीओ के कृषि सब्सिडियों के मुख्य संदूक कौन से हैं? मुख्य संदूक कौन से हैं? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। डब्ल्यूटीओ द्वारा कृषि सब्सिडियों के वर्गीकरण के लिए निम्न मुख्य संदूकों का निर्माण किया गया है। डेश लगाइए, डायग्राम बनाइए पहले तो।
एक होता है ग्रीन बॉक्स, एक होता है अंबर बॉक्स, एक होता है वाइट बॉक्स, फिर होता है रेड बॉक्स और ब्लू बॉक्स। राइट, ऐसे बनेंगे, ऐसे 5 बॉक्स आएंगे। तो आप डायग्राम बना ले, 5 बॉक्स बना लो आप, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे अब 3 तक तो बनाइए, है ना। 5 ध्यान में रखना। इस तरह से ये 1 बाय 1 चलेंगे। ऐसे बॉक्स बन गए। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड चलिए। ग्रीन बॉक्स, फर्स्ट लिखिए ग्रीन बॉक्स वापस। इनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना थोड़ा, इसमें लिखिए। इसमें कृषि क्षेत्र से जुड़ी उन सब्सिडियों और सरकारी खर्च को सम्मिलित किया जाता है। जिनसे कृषिगत उत्पादन या तो बिल्कुल नहीं बढ़ता है या तो बिल्कुल नहीं बढ़ता है या न्यूनतम रूप से बढ़ता है। पैराग्राफ चेंज करिए। WTO इस पर कोई सीमा नहीं लगाता है।
2016 की पीटी में भी आया हुआ है, ग्रेन बॉक्स सब्सिडी। सरल पूछा कि इसका कौन से फील्ड से संबंध है, लेकिन उस उतने से काम नहीं चलेगा। आपको पता भी होना चाहिए कि इसमें है क्या, इसमें कौन सा सब्सिडी आता है जो उत्पादन को नहीं बढ़ाता है, और अगर बढ़ाता भी है तो बहुत कम, मतलब जिसकी आप वो इग्नोरेंस कर सकते हैं। अब ग्रीन, ये ट्रैफिक लाइट से लिए हुए शब्द है, मतलब ट्रैफिक लाइट, ग्रीन कलर हो रहा है तो आपको कम स्पीड करने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो। वही भाव है यहाँ पर कि आप ये वाली सब्सिडियां कितने भी दे सकते हो। जिससे कई बार अकाल पड़ जाता है, अकाल पड़ने के बाद हम मतलब ट्रांसफर करते हैं पैसा, गवर्नमेंट देती है किसानों को, डब्ल्यूटीओ कहता है कि हाँ ये कर सकते हो आप, क्योंकि ये तो उत्पादन तो जा चुका है और अब आप भेज रहे हो, तो इससे कृषिगत उत्पादन बढ़ने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि अकाल सहायता के लिए किया ना आपने ऐसा। ऐसे कोई बीमारी हो जाती है फसलों में, कीटाणु रोग लग जाता है, उस पे खर्चा कर रहे हो। लिख लो आप, थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिखना चाहो तो स्पेस है तो देख लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। मैं समझा देता हूँ आपको ऐसे, मतलब बीमारी और कीटाणु इसकी रोकथाम करते हो तो इससे उत्पादन बढ़ने का कनेक्शन नहीं माना गया, गिरेगा नहीं, मतलब अगर आप बीमारी को रोक दोगे तो उत्पादन गिरेगा नहीं। तो दो बातों में फर्क है, एक उत्पादन बढ़ना और एक उत्पादन गिरेगा नहीं करके। तो डब्ल्यूटीओ कहता है उस पर खर्चा कर सकते हैं, रिसर्च पे कर सकते हो, मतलब कृषि में अनुसंधान वगैरह करना हो। ये 3 एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो आप, लिखो। हाँ लिखो आप। आपने लास्ट में क्या लिखा? ये नहीं, जो सेंटेंस पिछला था नहीं लगाता है, क्योंकि कुछ ऐसा लिखा है नहीं, तो उत्पादन ऊपर लिख रखा है, सीमा नहीं लगाता है। पूर्ण विराम लगाने के बाद लिखिए किसानों को अकाल के समय सहायता, कोमा लगाइए, बीमारियों और कीटाणुओं की रोकथाम पर खर्च, कोमा लगाइए, अनुसंधान और विकास पर खर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आदि इसके मुख्य उदाहरण हैं। राइट। अब अंबर बॉक्स हेडिंग लगाइए, ये तो ये ग्रीन बॉक्स था, अब ये वाला अंबर। अंबर का मतलब येलो कलर होता है, ट्रैफिक लाइट में जो येलो लाइट आती है उसको अंबर लाइट कहते हैं। तो अंबर लाइट आने का मतलब आपको स्पीड कम कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके आगे रेड लाइट आएगी। तो इसमें लिखिए, इसमें उन सब्सिडियों और सरकारी खर्चों सरकारी खर्चों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। बढ़ावा मिलता है। पैराग्राफ चेंज करिए, डब्ल्यूटीओ
इसकी ऊपरी सीमा तय करता है। जो भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के लिए भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के लिए कृषिगत जीडीपी कृषिगत जीडीपी का 10% है, कोमा लगाइए। हालांकि पीस क्लोज ऑब्लिक ड्यू रेस्ट्रेंट ड्यू रेस्ट्रेंट की व्यवस्था के अंतर्गत यह अस्थायी रूप से निलंबित है, अस्थायी रूप से निलंबित है। पूर्ण विराम लगे। सस्पेंशन में निलंबन काम नहीं कर रही। 2015 की पीटी में आया था ये। पीस क्लोज एक शब्द है इस तरह से, तो इसी को ये भी कहते हैं। अब ये तो पढ़ लिया कहीं और ये मालूम नहीं, तो सवाल इधर आ गया तो फिर गए काम से। उनको 1 मिनट लगता है, आपका 1.5 साल चला जाता है। 1 मिनट एक सवाल बनाने में लगता है और आपका 1.5 साल गायब हो जाता है। फिर तो ये आएगा और हमारी क्लास में, लेकिन 10% मतलब ये तो आपको अब क्लियर समझ में आ गया कि जो अब बॉक्सिफिकेशन जरूरी हो गया ना, कि आप कैटेगराइज करो। बॉक्सिफिकेशन बोले तो कैटेगराइज करो। अब जीएसटी की 4 फेमस रेटें हैं, तो कैटेगरीज है ना भाई, कि 5%, अब इस 5% के दायरे में ये आएगा, 12 में ये आएगा, 18 में ये आएगा, 28 में ये आएगा। तो ये जो दायरा सरकार बनाती है, इसका मानक क्या होता है? फ्रॉम इसेंशियल टू लग्जरी, फ्रॉम essential to luxury. Those goods which are more luxurious, they are brought under what, like highest tax rate, because India is a country where we cannot afford luxury, and luxury things are consumed by whom? Who consume or consumes luxury? Rich people. When you determine any tax rate, you need to see the taxable capacity. करों का आरोपण कर देने की क्षमता देखनी पड़ेगी ना, कि सबको एक ही वो कर दोगे। और दूसरा, ज्यादा टैक्स आपको लगाना है तो सिन गुड्स पे लगाओगे, सिन पापी वस्तुओं पे। तो पापी वस्तुएं ऐसी ऐसी थोड़ी होती, लेकिन पाप और पुण्य समाज पे डिपेंड करता है। समाज किसको गलत मानता है वो पाप है। तो कुछ पाप ऐसे हैं जिसको सारे समाज मानते हैं कि ये पाप है, जैसे कि नशा पाप है, कोई धर्म नहीं कहता नशा करो, राइट? तो बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, सिगार, शराब सिन गुड्स है।
ले आओ उनको हाई टैक्स रेट में। विमल विमल का ये यूपीएससी टॉप करी तो ये। और दूसरा क्या है, ये तो पापी वस्तुएं और ये कैसीनो सट्टा ये फलाना मतलब लॉटरी ये उनको उधर डालिए, ऐसे कैटेगरी बनानी पड़ेगी। एक जगह जाके फंस गई सरकार कि नारियल के तेल को कौन सी कैटेगरी में डालें, क्योंकि नारियल का तेल लोग बालों में भी डालते हैं। जब बालों का तेल देखा जाए तो लग्जरी है, मतलब उसके बिना भी काम चल सकता है। और खाद्य तेल के रूप में देखेंगे तो लग्जरी नहीं है। खाद्य तेल लग्जरी होता है क्या? खाद्य तेल तो सब एसेंशियल है। तो इसको किस में डालें? कोकोनट ऑयल को, ये प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसे डिस्प्यूट पैदा होते हैं डब्ल्यूटीओ में कि ये चीज इस बॉक्स में आएगी कि इस बॉक्स में आएगी। ये तो कई सारे मैटर्स है इसमें। अब साउथ इंडिया के लोग तो उसको खाद्य तेल के रूप में यूज करते हैं और नॉर्थ इंडिया में उसको बालों में डालते हैं। अगर बालों के हिसाब से चलें तो नारियल का तेल ज्यादा टैक्स रेट में आना चाहिए, और खाद्य तेल के हिसाब से चलें तो ये समस्या है। तो अब क्या करें, तो इसमें एक फैसला इस तरह का हुआ कि अगर कोई बोतल या कैन 1 लीटर से ज्यादा की है तो हम उसको खाद्य तेल जैसा समझ के और उस पे कम टैक्स रेट लगाएंगे, और 1 लीटर से छोटा बोतल है तो उसको हेयर ऑयल समझ के। मैंने कहा इन लोगों का दिमाग किधर, भारत के लोग तो एडवांस है इनसे, वो हेयर ऑयल के लिए भी 5 लीटर की ले आएंगे कि 4-5 साल तक ऑयल डालते ही रहो तुम, लेकिन सस्ता पड़ रहा है। मेरे को इतनी हंसी छूटी अखबार को पढ़ के, मैंने कहा इनका दिमाग किधर चल रहा है, ये क्या भारत में नहीं रहते हैं क्या एक नारियल के तेल के पीछे पड़ गए। तो भाई कोई तेल सिर में डाल भी देगा तो डाल देगा, तुम इसको एसेंशियल में डालो ना, इतना क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि उसको लेकर इतना मनन हो रहा है कि इसको किसमें जैसे सारा जीएसटी भारत सरकार को इसी से मिल रहा है। और कल के अखबार में माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं ये जरूरी है, 5% के दायरे में इनको लाना जरूरी है। मैं कह रहा हूं मैडम आप क्यों बता रहे हो जरूरी है? मतलब आप बता के ऐसे समझा रहे हो पूरे भारत को कि हमने किया है ऐसा, जबकि केंद्र सरकार जीएसटी लागू नहीं कर सकती, जीएसटी की रेट नहीं बदल सकती, जीएसटी काउंसिल करती है। तो उस काउंसिल में तो राज्य सरकारें भी है, तो आप आगे होके क्यों व्याख्या कर रहे हो इस चीज? तो और एक तरह से कह रहे हो जैसे हमने फैसला किया या इस तरह का कुछ। खैर, तो ये वर्गीकरण, तो इसमें क्या है कि 10% की सीमा अभी टेम्पररी हटी हुई है पीस क्लोज में, तो उसको मैं बता दूंगा, उसका विवाद ले लूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। कल मिलते हैं, छोड़ देता हूँ अभी, है ना। अब ये बच्चे जाते हैं कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 8 बजे आओ ना, मैं तो रहता ही हूँ, आप भी आओ, फिर 8 से 10 करेंगे। थैंक यू।